हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा कंटेंट थ्योरी जो है मोटिवेशन का वो कंप्लीट हुआ था बिजनेस मैनेजमेंट में। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सारी की सारी प्रोसेस थ्योरीज कंप्लीट करेंगे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। बेसिक बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, है ना, फिर बाद में सारी कंप्लीट हो जाएंगी थ्योरी। चलिए तो चलते हैं क्लास में और समझते हैं थ्योरी। उससे पहले क्या, ये नेट वाले भैया का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नोट्स वहां पे बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी लेना हो, कुछ प्रॉब्लम हो आपके, तो आप कर सकते हैं। कोई क्लास के लिए नहीं, कोई नोटिफिकेशन उसके लिए नहीं भाई, पैसे के लिए नहीं, आपको फ्री में सजेशंस लेना हो, कोई आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए, है ना। देखिए लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं आज हम बिजनेस मैनेजमेंट की, है ना। और उसमें हम करने वाले हैं प्रोसेस थ्योरीज। अब देखिए प्रोसेस थ्योरी जो है और कंटेंट थ्योरी है, तो कंटेंट थ्योरी में हमने वो सारा एक्स वाई थ्योरी किया था, है ना। बहुत सारी थ्योरीज 5 कर ली थी, मास्लो किनीज-हार्ट की थ्योरी थी, है ना। तो वो सारी थ्योरीज कर ली थी। आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 5 तरीके की थ्योरीज, जिसमें पहला जो थ्योरी है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। वो का उन्होंने, जिसको VI थ्योरी भी कहते हैं या EIV थ्योरी भी कहा जाता है। और क्या होती है आइए देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले, कहता है दीज थ्योरीज आर कंसर्न्ड मोर विद हाउ बिहेवियर इज इनिशिएटेड। तो बोल रहा है कि जो प्रोसेस थ्योरी है वो इस बात पे निर्भर करती है कि बिहेवियर जो है किसी पर्टिकुलर इंसान का, उसकी शुरुआत कैसे होती है, डायरेक्टेड कैसे निर्देश दिया जाता है, और सस्टेन्ड कैसे उसमें रहता है, एंड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। कि भाई साहब अटेम्प्ट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। हम अटेम्प्ट करते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे आइडेंटिफाई करना है अमोंग द डायनेमिक वेरिएबल्स। बहुत सारे चेंजेस वेरिएबल के दौरान आप कैसे आप फिट रहें, कैसे रिलेशनशिप को पहचाने, इसकी बात करता है। जो लेके जाता है कहां, मोटिवेशन की ओर, विच मेक अप इनटू मोटिवेशन। बात समझ में आ रहा है। तो प्रोसेस थ्योरी का यही पर्पस है कि भैया आइडेंटिफाई करना रिलेशनशिप के अलग अलग वेरिएबल के बीच में जो मोटिवेशन के और आपको लेके जाए। बात समझ में आ रही है जी सर। तो अब सबसे पहला उसमें थ्योरी जो है वो है व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो कहती है कि अगर वैलेंस इनटू इंस्ट्रूमेंटल इनटू एक्सपेक्टेंसी अगर मिल जाए तो वो मोटिवेशन के बराबर हो जाती है। सर ये तो टेक्निकल वर्ड्स हैं, समझ नहीं आए। तो एक्सपेक्टेंसी को एफर्ट का दर्जा दिया गया है, और एफर्ट कहा गया है इंस्ट्रूमेंटल मतलब परफॉर्मेंस, और बैलेंस मतलब आउटकम। तो बोला कि अगर आप किसी भी जगह पे कोई एम्प्लॉय एफर्ट्स लगाता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आउटकम अच्छा निकलता है, और यही आउटकम उसको मोटिवेशन की ओर लेके जाता है ना। किस 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 ओर लेके जाता है, मोटिवेशन की ओर लेके जाता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बेसिक चीज है। सवाल कैसे पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है EIV ऐसे दे देगा, बोलेगा इक्वल टू क्या, या फिर बोलेगा इंस्ट्रूमेंटल और एक्सपेक्टेंसी को क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी दे देता है इंस्ट्रूमेंटल वॉयलेंस इक्वल टू व्हाट, तो ये दे देगा। तीसरा आपका हो सकता है कि भाई एफर्ट्स एक्सपेक्टेंसी जो है लिख देगा एक्सपेक्टेंसी, और इंस्ट्रूमेंटल और वैलेंस का व्हाट दे देगा, बोलेगा एक्सपेक्टेंसी इक्वल टू व्हाट। तो आपको एफर्ट्स बताना है, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या इसमें बताएंगे कि एफर्ट की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, और परफॉर्मेंस की वजह से आउटकम होता है, और आउटकम जब आता है तो उस वजह से कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन फील होता है। बात समझ में आए, सिंपल चीज है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है बैलेंस में। कह रहा मेजर्स द वैल्यू टू अ पर्सन अटैच टू अ गिवन रिवॉर्ड। जब रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसकी बात आउटकम है ना। एक्सपेक्टेंसी बोला मेजर्स द पर्सन कॉन्फिडेंस इन बीइंग एबल टू गेट द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। तो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन था वो उसके बारे में उसका मेजरमेंट की बात कर रहा है। और तीसरा है मेजर्स द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल बिलीव दैट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन विल डिलीवर द रिवॉर्ड्स व्हाट वर प्रॉमिस। तो ये इंस्ट्रूमेंट का बोला गया, एफर्ट क्या बोलते हैं इसको, परफॉर्मेंस को, कि जो मैनेजर ने ये प्रॉमिस हमसे किया था उसका हमको रिवॉर्ड मिलेगा, तो दैट इज परफॉर्मेंस। सो आइए ये तीनों अगर साथ में है तो इसके बराबर क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है जी मोटिवेशन। इसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। तो व्रूम्स के एक और चार्ट है, छोटा सा है, इस बात से समझिए और अच्छे तरीके से कि एक्सपेक्टेंसी से इंस्ट्रूमेंटेलिटी में जाना, और इंस्ट्रूमेंटेलिटी से वैलेंस में, और वैलेंस के बाद जब हम जाते हैं तो हमको मिलता है
मोटिवेशन। बात समझ में आ रही है जी। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा था बिलीव दैट द मोर एफर्ट्स एक्सपेंडेड ऑन द टास्क द ग्रेटर आवर परफॉर्मेंस। तो बोल रहा है किसी भी काम पर अगर ज्यादा एफर्ट आप देते हैं तो आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है। एंड द बिलीव दैट इफ वी परफॉर्म वेल, और ये बिलीव कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे वी विल रिसीव अ ग्रेटर रिवॉर्ड। तो हमें ये भरोसा हो जाता है कि भैया जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा, सॉरी रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड नहीं रिवॉर्ड मिलेगा। एंड व्हाट वैल्यू वी प्लेस ऑन द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ आवर एफर्ट्स। तो बोल रहा है कि भैया आप जो एक्सपेक्ट किए थे वो आपका एक्सपेक्टेड ऑफ रिवॉर्ड आपको मिला कि नहीं, ये यहाँ बैलेंस बताएगा। और इन तीनों को मिलने के बाद आपको मोटिवेशन फील होता है। बात समझ में आ गई जी सर। चलिए तो पहली थ्योरी खत्म। दूसरी थ्योरी जो है वो क्या कहती है, दूसरा थ्योरी है एडम्स इक्विटी थ्योरी। इसका अगर सिंपल डेफिनेशन में कहा जाए तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब अगर कोई काम 10 रुपया किया है तो उसको 10 रुपए वाला मोटिवेशन मिल जाएगा, अगर कोई 20 रुपए का काम किया तो उसको 20 रुपए वाला मोटिवेशन मिल जाएगा। मतलब क्या कह रहा है आगे यही समझते हैं। कह रहा है The Adams equity theory developed by the American psychologist John Stacey Adams in 1963 1963 में जॉन स्टैंसी एडम्स ने इसकी शुरुआत करी थी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा डेवलप किया गया। बोले इट्स अबाउट द बैलेंस बिटवीन द एफर्ट एंड एम्प्लॉय पुट्स इनटू देयर वर्क दैट इज इनपुट एंड द रिजल्ट दे गेट इन रिटर्न दैट इज आउटपुट। बोल रहा भाई साहब जितना एफर्ट आप किसी चीज के इनपुट में देंगे उसी का आपका निकल के क्या आएगा, रिजल्ट में, रिटर्न में आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब अभी नालायकों तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जगह पे कुछ ऐसे बंदे जरूर होंगे जो पढ़ रहे होंगे, तो जो पढ़ रहे होंगे उसका रिजल्ट उसको कब दिखेगा, एग्जाम के जेआरएफ के बाद में, है ना, रिजल्ट वहां उस समय दिख जाएगा। तो भैया अभी आपको एफर्ट करोगे रिजल्ट मिलेगा, एफर्ट नहीं करोगे चांसेस कम हो जाएंगे रिजल्ट्स मिलने के। रिजल्ट्स तो मिलना है। कुछ लोग भाई साहब 15 दिन पढ़ के जेआरएफ कर लेते हैं, कुछ लोग 3 महीना, कुछ लोग 6 महीना पढ़ के भी नहीं कर पाते हैं। तो वो एफर्ट्स की बात है। बात समझ में आई जी सर। तो वही कह रहा है कि जो आप इनपुट डालोगे उसका आउटपुट वही निकल के आएगा, उस तरह का रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए आइए कह रहा है इनपुट इंक्लूड्स हार्डवर्क, इनपुट इंक्लूड्स हार्डवर्क स्किल्स एंथुसियाज्म, है ना। क्या इनपुट बोला, बोला हार्डवर्क करो, स्किल्स एंथुसियाज्म लगाओ। आउटपुट कैन बी थिंग्स लाइक सैलरी, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोला भाई साहब आप किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हार्डवर्क करोगे, अगर आप स्किल्स अच्छा लगाओगे, इंथुसियास्टिक हो रहोगे, तो आपको रिजल्ट्स में सैलरी अच्छा मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगा, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। बात में अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबको नहीं दी जाती है, जानते हैं कि भाई वो उस काम को करने लायक है तभी हम उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अदरवाइज निकल यार चल हटा। कह रहा अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इंश्योर दैट an employee feels satisfied and motivated contributing to their productivity। तो क्या कह रहा है, सिंपल सा बात समझिए। कह रहा है कि अगर प्रॉपर बैलेंस है इनपुट और आउटपुट में, इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड है अपने जॉब से और वहां कंट्रीब्यूट करके। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए अब आइए एडम्स इक्विटी का आपके पास क्या है सर चार्ट दिया हुआ, देखिए ये चार्ट क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एडम इक्विटी थ्योरम डायग्राम जॉब मोटिवेशन कहां से मिलता है। तो इन्होंने क्या बोला कि व्हाट आई पुट इनटू माय जॉब, मैं अपने जॉब में जो पुट करूंगा दैट इज इनपुट, क्या टाइम दूंगा, एफर्ट दूंगा, एबिलिटी लगाऊंगा, लॉयल्टी लगाऊंगा, टॉलरेंस रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी, कमिटमेंट मेरा रहेगा, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी रहेगी, पूरा दिल और जान से काम करूंगा, हार्ट एंड सोल मतलब आत्मा और दिल से काम करूंगा, पर्सनल सेक्रीफाइस दूंगा। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा कि व्हाट आई गेट फ्रॉम माय जॉब, फिर मैं अपने जॉब से जब मैं इतना सारा चीज लगा दूंगा किसी जॉब में तो मुझे मिलेगा पेमेंट, बोनस, पर्क्स, बेनिफिट्स, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, रेपुटेशन, प्रेज, रिस्पांसिबिलिटी एंड एंजॉयमेंट। तो जब हम इनपुट से इतना सारा लगाएंगे तो आउटपुट में हमको ये सारी चीजें मिल जाएगी। बात समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं सर, अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो अब कह रहा है पीपल बिकम डिमोटिवेटेड, रिड्यूस इनपुट और सीक चेंज इंप्रूवमेंट व्हेनेवर दे फील देयर इनपुट्स आर नॉट बीइंग फेयरली रिवॉर्डेड,
फेयरनेस इज बेस्ड ऑन द परसीव्ड मार्केट, तो इसीलिए बोला ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहां इसको एक चीज लिख लेना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। चलो ये देखो इसमें तीन तरह से बांट दिया, बैलेंस, इम्बैलेंस, रिवॉर्ड्स का। तो बोला इनइक्विटेबल रिवॉर्ड्स है तो डिससैटिस्फैक्शन फील होगा, रिड्यूस्ड आउटपुट फील होगा, डिपार्चर ऑर्गेनाइजेशन से भाग जाएंगे, छोड़ छाड़ के उसको बोलेंगे भाई आप तो नहीं रहेंगे, हम निकले। और जब इक्विटेबल रिवॉर्ड्स होगा तो कंटिन्यूएशन रहेगा सेम लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। मोर देन इक्विटेबल रहेगा तो भाई हार्डर और ज्यादा मेहनत करेंगे लोग, इसीलिए बोला गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बात समझ में आई जी सर। तो पहला थ्योरी खत्म, दूसरा थ्योरी खत्म। अब आइए चलते हैं तीसरा में। तीसरा है पोर्टर लॉलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। भाई साहब ये बोला एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, सेटिस्फेक्शन, चार चीजों की बात की। क्या क्या? ई पी, एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड और सेटिस्फेक्शन। एफर्ट से बढ़ता है, एफर्ट जब अप्लाएंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर, परफॉर्मेंस बेहतर तो मिलेगा रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड मिलेगा तो आप फील करेंगे क्या? सेटिस्फेक्शन। देखो रिवॉर्ड मिलेगा या रिवॉर्ड इंट्रिंसिक होगा, ये दोनों चल सकता है। हो सकता है कि अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल समझना, अगर मैंने किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मैं इसके लिए एग्जाम में दिन रात लग के मेहनत करूंगा, मेहनत करोगे तो परफॉर्मेंस ठीक जाएगा, परफॉर्मेंस की वजह से रिजल्ट आ गए, तो रिजल्ट जो आएंगे, सॉरी रिवॉर्ड्स जो आएंगे, रिवॉर्ड हो सकता है बाहर से भी आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, बाहर से भी कुछ लोग प्रेज करें, इंटरेस्टिक भी आ जाए। इंट्रिंसिक क्या होता है? मतलब आंतरिक बोलते हैं उसको, अंदर से, है ना, कि भैया हमने तो किया, चलो आज पार्टी करते हैं। अब तुम जेआरएफ कर लोगे ना लायक, और जेआरएफ करने के बाद फिर तुम क्या करोगे? अरे चलो यार आज पार्टी करते हैं, अपने सबको लेके चलते हैं, मजे करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, है ना। और इस बेस पर तुम्हें क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी की बात करता है, आओ एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा है द पॉटर एंड लॉलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एज्यूम दैट रिवॉर्ड कॉज सेटिस्फैक्शन, रिवॉर्ड की वजह से क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन, एंड दैट समटाइम्स परफॉर्मेंस प्रोड्यूस रिवॉर्ड्स, और कुछ समय परफॉर्मेंस की वजह से रिवॉर्ड मिल जाता है। बात समझ में आया? कुछ टाइम भाई साहब रिवॉर्ड किसकी वजह से मिलता है? सर सेटिस्फैक्शन, रिवॉर्ड सेटिस्फैक्शन देता है, और कुछ टाइम परफॉर्मेंस की वजह से भी रिवॉर्ड मिलता है, दोनों की वजह से मिलता है। ठीक है। दे हाइपोथेसाइज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज लिंक्ड बाय अनदर वेरिएबल रिवॉर्ड। तो सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस जो है वो रिवॉर्ड से कनेक्टेड है, कि परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड मिलेगा तो सेटिस्फैक्शन अच्छा होगा। ठीक है, बात समझ में आई जी। कह रहा दे सी गुड परफॉर्मेंस लीडिंग टू रिवॉर्ड विच लीड टू सेटिस्फैक्शन। क्या बोल रहा है? जो आपको क्या लेके जाएगा? अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड क्या लेके जाएगा? सेटिस्फैक्शन की ओर। कह रहा है इट इज मल्टी वेरिएबल मॉडल, मल्टी वेरिएबल मॉडल है, एंड एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमॉन्ग मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ना मोटिवेशन का, परफॉर्मेंस का और सेटिस्फैक्शन का, वो उसकी बात कर रहा है। कह रहा है दे आर्ग्यू दैट द सेटिस्फैक्शन डज नॉट लीड टू परफॉर्मेंस। ये क्या आर्ग्यू किए कि भैया सेटिस्फैक्शन जो है वो परफॉर्मेंस को लीड नहीं करता है, रादर देन इट इज रादर इज रिवर्स इज ट्रू। बोल रहा है कि अब बल्कि जबकि उल्टा सही है, इसका उल्टा सही है कि भाई परफॉर्मेंस की वजह से सेटिस्फैक्शन मिलता है। अच्छा, सेटिस्फैक्शन की वजह से परफॉर्मेंस हो जाएगा, ये बात कहां तक सही है? आप जब तक कोई चीज करोगे नहीं आपको सेटिस्फैक्शन कैसे मिला? प्यास लगी है, पानी पियोगे तभी तो सेटिस्फाई होगे। तो वही चीज ये कह रहा है, कह रहा है बिकॉज पीपल कैन बिकम कंप्लेसमेंट आफ्टर हैविंग अचीव्ड सेटिस्फैक्शन वंस, ऑन द अदर हैंड परफॉर्मेंस कैन लीड टू सेटिस्फैक्शन इफ द रिवॉर्ड सिस्टम आर इफेक्टिव। तो यही बात है कि परफॉर्मेंस लीड करेगा सेटिस्फैक्शन को जब आपका रिवॉर्ड सिस्टम क्या हो? इफेक्टिव हो। तो देखिए द थ्योरी प्रपोज टू टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड, दो तरह के रिवॉर्ड की बात कर रहा है, एक तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। कह रहा है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड आर गिवन टू एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ फॉर गुड परफॉर्मेंस। वो होता है ना, मैंने बोला ना अभी कि जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, एज्यूम कर लो, ऐसा एज्यूम करोगे तो सब होता है, एजम्पशन इज अ वेरी बिग थिंग। तो आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अब आप क्या करोगे? अरे बोलोगे ना अरे शाबाश शाबाश कर लिया मैंने, चलो यार आज तो पार्टी किया जाए। दैट इज कॉल्ड क्या? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, खुद को देना। दे इंक्लूड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ हायर लेवल नीड्स डिफाइंड बाय मास्लो। तो इसको बोलते हैं मास्लो की सबसे हायर लेवल नीड में जो डिफाइन किया गया ना,
उसको, है ना। कह रहा है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड परफॉर्मेंस ओनली इफ द जॉब स्ट्रक्चर इज वेरिड एंड चैलेंजिंग, सो एन इंडिविजुअल कैन रिवॉर्ड हिमसेल्फ इफ फील ही हैज परफॉर्म्ड वेल। देखो यार, एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब भी कुछ अच्छा होना आपके साथ, जब भी लगे कि आपने मेहनत करा है, आपने कुछ अच्छा करा है, अपने आप को छोटा ही रिवॉर्ड दो, चाहे चॉकलेट ही खा लो, वो आदत बना लो। अगर अपने आप को रिवॉर्ड देने का आदत हो जाएगा ना, तो फिर आपको बाहर से किसी के ये की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से मोटिवेशन आएगा आपको। ठीक है, जैसे आज आपने अगर 10 घंटे पढ़ लिए तो अपने आप से बोलो कि अरे आज हमें तुमने 10 घंटे पढ़ाई करी। अब इस पर खुश होकर घमंड करने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा रिवॉर्ड देने से मोटिवेशन ज्यादा आ जाता है। चलिए अब आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। क्या बोल रहा है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड? कह रहा है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आर गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन and satisfy mainly lower level needs. They include such things that as pay, promotion, status, job security. Intrinsic reward are weakly connected to the performance. तो देखो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की अगर बात करें ना, तो उससे मन बोलते हैं ना अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो होता है वो लोअर लेवल नीड को सेटिस्फाई करता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सब जो है ना जो जरूरी, तो वो सब बात समझ में आ रहे हो। तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है वो प्रमोशन, स्टेटस, ये सारा चीज को रिप्रेजेंट करता है। आप देखो यहाँ पे दिखाया गया, इस चार्ट को ध्यान से समझना, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, परसीव्ड एफर्ट प्रोफेबिलिटी, तो एफर्ट की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ा, परफॉर्मेंस की वजह से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिला, और रिवॉर्ड की वजह से क्या हो जा रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देख रहे हो, एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, सेटिस्फेक्शन, याद रखना EPRS, है ना, EPRS। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉटर लॉरर मॉडल। देखिए क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखो तो ये एक चार्ट है, इसको पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है पॉटर एंड लॉरर विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एज ए फाउंडेशन टू डेवलप देयर एक्सपेक्टेंसी मॉडल। Similar to Room's theory, Potter and Lawler concluded that an individual motivation to complete a task is affected by the reward and they expect to receive for completing the task. However, the Potter and Lawler introduced additional aspects of expectancy theory. तो expectancy theory का ये additional model है। देखो ऊपर आ जाओ, कहाँ गया, हाँ ये दो, ये इसका एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड और सेटिस्फेक्शन, इसी की बात है, इसको डिफाइन कर दिया बस और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट चले जी। अब है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। क्या होता है सर रीइंफोर्समेंट थ्योरी? बोला रीइंफोर्समेंट थ्योरी कि भैया आप अगर सही तरीके से काम करोगे तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, गलत करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगा, एक्सटेंशन भी मिलेगा। आइए काम करते हैं। अब देखो दो तरीके के रीइंफोर्समेंट की बात करी गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुछ लोग अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है और अगर मैनेजर उसको प्रेज कर रहा है, उसको बोलेंगे क्या, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन अगर कोई मैनेजर उसको जबरदस्ती बोल रहा है, काम करवा रहा है ताकि वो उसके लिए अच्छा हो, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखो मैनेजर प्रेज द एम्प्लॉइज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कह रहा पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय द रिमूवल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उसको हटा के और पॉजिटिव चेंज लेके आना, पॉजिटिव बिहेवियर लेके आना। कह रहा है मैनेजर स्टॉप नेगिंग द एम्प्लॉय। फिर है पनिशमेंट। अब भाई साहब नेगेटिव बिहेवियर, अगर आप नेगेटिव तरीके से काम करोगे तो मोटिवेशन कहां मिलेगा, तो मैनेजर डिमोट्स द एम्प्लॉय। और एक्सटेंशन बोलता है मैनेजर इग्नोर द बिहेवियर। कभी कभी होता है ना कि भैया हम कोई वैसा कॉन्सिक्वेंस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको क्या इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है ना यार होने दो, वो वाली बात कह रहा है। बात समझ में आई जी। तो यहाँ चार चीज की बात करी गई है, पॉजिटिव, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटेंशन। अगर मिला जुला के कहें तो रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटेंशन। रीइंफोर्समेंट दो तरीके का है ना। आओ देखो क्या कहता है। कह रहा था रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एम्स टू मोटिवेट स्टाफ थ्रू द रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा मोटिवेट किया जाने वाला बात बोला कि स्टाफ को मोटिवेट करेंगे तीन चीज से, रीइंफोर्समेंट से, पनिशमेंट से और एक्सटेंशन से। बात समझ में आ रही है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन द वर्कप्लेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव as long as it reinforced in the desired employee experience and
बिहेवियर। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी में बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जैसा आपके सामने जो एम्प्लॉय है वो एक्सपीरियंस करे। कह रहा मैनेजर्स यूजिंग रीइंफोर्समेंट थ्योरी टू मोटिवेट स्टाफ शुड एक्सप्लेन टू एम्प्लॉयज व्हिच बिहेवियर विल रिजल्ट पॉजिटिव फीडबैक। तो मैनेजर इस थ्योरी को यूज करता है कि भैया इस थ्योरी के तहत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है कि कौन सा बिहेवियर जो है पॉजिटिव आपके लिए रहेगा और पॉजिटिव फीडबैक देके जाएगा। तो आइए, द मैनेजर्स यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। कौन कौन सा? पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। क्या कहता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? आइए पढ़ते हैं। कह रहा दिस इंप्लाइज द गिविंग अ पॉजिटिव रिस्पांस व्हेन एन इंडिविजुअल शो पॉजिटिव एंड रिक्वायर्ड बिहेवियर। तो जब पॉजिटिव और सही बिहेवियर, रिक्वायर्ड बिहेवियर की जरूरत होती है, उस समय पॉजिटिव रिस्पांस देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। कहता फॉर एग्जांपल immediately praising an employee for coming early for job, this will increase probability of outstanding behavior in occurring again। अब देखो कोई काम पे 9 बजे जाना है, 8:45 बजे हाजिर रहता है, तो वो मैनेजर उसमें उसको अगर प्रेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड इज एन पॉजिटिव रीइंफोर्स बट नॉट नेसेसरली। देखो रिवॉर्ड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रखा गया, मतलब बट जरूरी नहीं है। इफ एंड ओनली इफ द एम्प्लॉयज बिहेवियर इंप्रूव्स, रिवॉर्ड कैन सेट टू बी पॉजिटिव रीइंफोर्सर। तो अब बोल रहा है कि भैया देखो रिवॉर्ड हमेशा पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट नहीं होता, जब कोई इंप्लॉय इंप्रूवमेंट करता है अपने काम में और तब उसको रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्टिमुलेट अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर। It must be noted that more spontaneous is the giving of reward, the greater reinforcement value it has। तो बोल रहा है जितना स्पॉन्टेनियसली उसको रिवॉर्ड मिल रहा है उतना ज्यादा रीइंफोर्समेंट की उसकी वैल्यू है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कोई भी काम मैनेजर करवा रहा है या वो बंदा कर रहा है मैनेज के व्याप में, इससे उसकी भलाई है। दिस इंप्लाइज रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव एंड अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस। देख रहे हो कि उस एम्प्लॉय की जो नेगेटिव और अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस उसको हटा दिए और इसको रिवॉर्ड दिए। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैन बी यूज्ड इंक्रीजिंग डिजायरेबल रिक्वायर्ड बिहेवियर। तो क्यों यूज किया जाता है? ताकि आपके बिहेवियर को चेंज किया जा सके या डिजायरेबल बिहेवियर आपके में ले आ सके। फिर है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या? भैया सजा मिलेगा गलत काम करोगे तो। कह रहा है इट इंप्लाइज रिमूविंग पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस सो एज टू द लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर इन फ्यूचर। तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर अगर आप चांस लेके आते हैं कि भैया हमको अनडिजायरेबल बिहेवियर लेके आना है, तो पनिशमेंट आपको मिलना ही है। इन अदर वर्ड्स पनिशमेंट मींस अप्लाइंग अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस फॉर शोइंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो पनिशमेंट का मतलब है कि भैया जो चीज नहीं करना चाहिए था वही आप जबरदस्ती कर रहे हो ढीठ बन के, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो उसके बाद लास्ट एक्सटेंशन। इट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट कि भैया कुछ है ही नहीं। हाँ, कह रहा है इन अदर वर्ड्स एक्सटेंशन इंप्लाइज लोअरिंग द प्रोबेबिलिटी यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर बाय रिमूविंग रिवॉर्ड फॉर द काइंड ऑफ द बिहेवियर। कह रहा है if for instance if an employee no longer receive praise and admiration of his good work, he may feel that his behavior is generating no fruitful consequence। extension में unintentionally lower desirable behavior। तो भाई साहब ये बोल रहा है एक्सटेंशन का मतलब कि कोई काम बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर उसको अप्रेज नहीं कर रहे हो तो वो नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाएगी और वो एक्सटेंशन का पार्ट बन जाएगा। तो ये 4 बातें बोलेगी, रिवार्ड, पनिशमेंट, एक्सटेंशन, रिवार्ड 2, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक। इतना ही याद रखना है बस। अब जो है वो है लास्ट थ्योरी जेड। थ्योरी जेड भाई साहब डॉक्टर विलियम ऑची ने का दिया है। वो एक्स वाई थ्योरी का जो एक्सटेंशन है ना, उसका एक्सटेंशन है जापानीज मॉडल है, डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम ऑफ 80s। मैनेजमेंट लीडरशिप थ्योरी में भी आता है ये। बोर्ड इट इज कंसर्न विद द कल्चर ऑफ होल स्कूल, नॉट जस्ट द लीडरशिप ऑफ द स्कूल। More interested is how the school organization is put together and how it is managed। तो ये बात स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए थ्योरी जेड इसको दिया गया, विलियम ऑची ने दिया। इतना याद रखिएगा। बात करता है टीम वर्क की, ट्रेनिंग की, एक्सटेंसिव कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा की। Can foster such things in education as a team teaching, site-based management, cooperative learning, outcome-based education, focused on increasing employee loyalty to the company by providing job life and a strong focus the well-being of employee both on and off the job। तो देखो थ्योरी जेड सिंपल सिंपल बात बताएं, मॉडर्न लेवल की थ्योरी है। मोटिवेशन कहां से आएगा? तो बोला भाई और टीम वर्क के साथ काम करोगे, ट्रेनिंग करके करोगे, एक्सटेंसिव कलेक्शन रहेगा आपके पास, तो आपको मोटिवेशन आएगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट के काम करने का तरीका के बेस पर बात की गई है कि आपकी जो मोटिवेशन है वो उसी बेस पर आएगी। बात समझ में आई? जी सर।
लीजिए जी, तो ये मोटिवेशन की थ्योरीज हो गई आपकी खत्म, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।